व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा नाम है वरुण और इस बार आज लेके आए हैं बेटा क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स की एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। जी हाँ बेटा, ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन से। क्यों? क्योंकि ग्राफ्स एक ऐसा कंटेंट है बेटा जो आपको थ्योरी में भी आ सकता है, डेरिवेशन में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल्स, जी हाँ, आपको बेटा ये न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं, है ना। अभी हमने बढ़िया से स्ट्रैटेजी की भी वीडियो बनाई है, थ्योरी की भी वीडियो बनाई है ना। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो आ चुकी है। देखो, जो बच्चे बहुत तंग हैं न्यूमेरिकल्स में, तो अब बचा क्या है? अब बचा है कि क्यों ना वो जो आइसिंग होती है ना केक पे, वो कर दें बढ़िया से। तो आइसिंग ऑन द केक करने के लिए बेटा आई है ये वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं बेटा तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ग्राफ्स बेटा गारंटेड ग्राफ्स तुम्हें आएंगे सवाल में, चाहे वो थ्योरी में पूछे या डेरिवेशन में। तो क्यों ना हम ये ग्राफ्स खत्म कर लें। अलग से बैठ के देखोगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अरे इसे एक वीडियो में खत्म कर दो ना सारे ग्राफ्स। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं बेटा इस चैनल पे, चैनल को ज़रा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा प्यार बहुत मिल रहा है और मज़ा आ रहा है। और टेंशन नहीं लेने की, मैं बता रहा हूँ ना, तुम और मैं एक साथ तैयारी करेंगे तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन की, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फ्रॉम फिजिक्स। आइए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेटा चैप्टर नंबर 1 विच इज योर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस में अगर तुम देखो तो इसमें ज्यादा ग्राफ नहीं है। देखो पहला तो ये ग्राफ है, ये किसके लिए बेटा? फॉर द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में तुमने क्या देखा है? तो इसको अगर तुम डेरिवेशन देखोगे तो डेरिवेशन में तुम पाओगे कि जैसे जैसे एक तार है भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब तुम जैसे जैसे उस तार से दूर जाओगे, जो सॉरी एक तार है, गलत कह गया मैं मैग्नेटिज्म में पहुंच गया यार। कोई नहीं, एक तार है, उस पर करंट नहीं है, उस पर चार्जेस प्रेजेंट है, स्टैटिक चार्ज है जो उस पर डाल रखा है, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड कम होती जाएगी। और ये तो बहुत कॉमन सी चीज है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली रिलेट मत करना इससे, बट समझ जाना। मेरे हाथ में कोई भी चुंबक है भाई, चुंबक को जितना पास तुम लोहा लाओगे उतना ज्यादा ट्रैक कर लेगी, जैसे दूर जाओगे इसकी चुंबकीय क्षेत्र, इसकी शक्ति, जो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है इस चुंबक की, वो कम होती जाएगी दूरी पे। तो इतना याद रखो, दूर जाओगे तो कम ही होता है मामला। अब इसको दिमाग में रखो। अब देखो, तो भैया चाहे स्ट्रेट वायर हो, चाहे तुम्हारे पास पूरी कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर हो या हॉलो हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे जैसे दूर जाओगे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है या आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड है वो घटेगी घटेगी। आओ इसका एग्जांपल देखो। पहला अगर स्ट्रेट वायर के लिए पूछे तो बेटा घटती है। फॉर्मूला तुम्हारे पास, फॉर्मूला कौन सा है इसका? ये रहा फॉर्मूला बेटा, E इक्वल्स टू लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये हो गया। अब इसके बाद तुमसे क्या पूछ सकता है? सेकंड आ जाओ, मैं सेकंड यहां बता रहा हूं। सेकंड पूछ सकता है फॉर अ प्लेन शीट। प्लेन शीट का ग्राफ कैसा होता है भाई? एक प्लेन शीट की वजह से ग्राफ कैसा बनता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आर तो है ही नहीं इसमें, तो यानी कहीं पे भी देख लो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आर पे डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए बिल्कुल कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो दो तो यहीं खत्म। तीसरा बेटा क्या पूछा जा सकता है तुमसे? स्फेयर पूछा जा सकता है। अब ये स्फेयर कैसा हो सकता है? स्फेयर के अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास दो किस्म के स्फेयर हो सकते हैं, एक सॉलिड, मतलब सॉलिड और हॉलो। इन सॉलिड हॉलो के भी फर्दर दो दो केस बनते हैं। कौन कौन से? कि भैया कंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर इंसुलेटर। तो इसको तुम देखोगे तो 4 केसेस हैं, 4 में से 3 का सेम केस बनता है। किसका सेम बनता है? जिस पे चार्ज बाहर आ जाता है बेटा, बाहर। तो एक इसका केस अलग बनता है और इसका अलग बनता है। ये कौन सा है? सॉलिड इंसुलेटर। सॉलिड इंसुलेटर का केस अलग है, बाकी सबका बाहर, बाकी सबका सेम ये केस है। डेरिवेशन नहीं समझाऊंगा अभी, सिर्फ ग्राफ समझाऊंगा। डेरिवेशन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारी तुम्हें करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए आसानी से, ठीक है। तो इन दोनों में ही देखो, तो ये कैसे बनाया हुआ ग्राफ कैसा है बेटा? इसके जब तुम अगर आ जाते हो तुम यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल,
तो अब इसमें तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें दिखता है अंदर तो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है नहीं, तो देखो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, बिल्कुल सीधी, और उसके बाद खटाक से कम होती है, जैसे कम होती है ना तो बाहर जाते कम हो रही है। सेम ये यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, जैसे जैसे यहाँ से बाहर जा रहे हो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ती जा रही है और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। पहले यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये ही ग्राफ्स हैं बेटा इस चैप्टर में से। तो 1, 2, 3 और 4, बस 4 ग्राफ हैं, तुम्हारा चैप्टर 1 फिनितो, खत्म। ठीक है, आ जाइए बेटा सेकंड चैप्टर विच इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पे क्या ग्राफ बन रहे हैं भैया? पहला ग्राफ तो आ रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अरे एक चार्ज रखा है, इस जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड कमजोर होती जाएगी। तो भैया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सर सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और इलेक्ट्रिकल फील्ड दूर जैसे जैसे कमजोर होती जाएगी तो नेट पोटेंशियल भी कमजोर हो जाएगा। V इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl, है ना, माइनस का E डॉट dl। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होता है, तो बेटा ये भी कम होता है। तो V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर से करा, बट E को जब हमने करा तो ये करा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसका तुम्हें आर स्क्वायर की तगड़ी तरीके से कमजोर हो रहा है। ये तो सिर्फ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो ये फर्क तुम्हें पता होना चाहिए। ग्राफ दोनों के घटते ही हैं। अब जैसे पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली थी इन 2 बॉल्स के लिए, वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या फर्क था? देखो क्या फर्क है। जब जो एक स्पेशल केस है सॉलिड इंसुलेटर का, उसमें तुम्हें कैसे मिल रहा था पहले? उसमें तुम्हें पहले कैसे मिल रहा था? बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। लेकिन जब पोटेंशियल पे आ जाओगे तो बेटा बाहर तो घटता ही है, ये जैसे जैसे सेंटर से बाहर जाओगे तो भी तुम्हें घटता हुआ ही मिलेगा। ठीक है, और आ जाओ अब नेक्स्ट पे विच इज योर हॉलो, जिसके जो 3 केसेस एक थे, उसमें तुम्हें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे मिल रही थी बेटा? कुछ अंदर कुछ भी नहीं और खड़ाक से फिर कम। तो पोटेंशियल भी बाहर खड़ाक से कम ही होगा, लेकिन अंदर बेटा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसलिए सीधी डंडी मारी। तो ये ग्राफ्स हैं तुम्हारे, यहां पे तुम्हारा सेकंड चैप्टर खत्म। आते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब सुनो, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है फॉर मेटल्स, कॉपर दे रखा है ना, ये कॉपर के लिए बेटा, फॉर मेटल्स, फिर नाइक्रोम यानी अलॉयज के साथ, और उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल सेमी कंडक्टर। तो ये सेमी या सेमी जो तुम्हें मन करे भाई, सर आप तो सेमी बोलते हो हैं अमेरिकन, तो सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स, अलॉयज एंड मेटल्स। तो ये ग्राफ्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जितने मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। जितने तुम्हारी अलॉयज होते हैं उनकी, अगर तुम देखो, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहती है। अगर देखा जाए तो आइडियल बिल्कुल सीधा जाता है, और ये हल्का सा प्रैक्टिकली हल्की सी बढ़ती है, तो ये भी इंक्रीज रहती है, इसलिए यहां से बनाया है। और जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटती है। तो ये तुम्हें बेटा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड से सवाल आ रहा है, उसका ग्राफ बेटा VI ग्राफ ये तुम्हें दे सकता है कि कोई ग्राफ तुम्हें दे दे और बोल दे कि भैया इस ग्राफ के बारे में बताओ, कहाँ ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है? सीधा डंडा। VI ग्राफ का ग्राफ कैसा होता है भाई? VI का कैसा होता है भाई? VI का ऐसा सीधा डंडा। कहाँ मिल रहा है सीधा डंडा? यहां तक तो सीधा डंडा मिल रहा है, तो बेटा यहां तक तुम्हारा ये है तुम्हारा ओम्स लॉ यहां फॉलो होगा। ठीक है, इसके बाद ओम्स लॉ फॉलो होना बंद हो जाता है ना, नॉन ओमिक डिवाइसेस स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, नॉन लीनियर रीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव रेजिस्टेंट रीजन, मतलब पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट कम हो रहा है पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट कम हो रहा है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां डाला है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये ग्राफ अच्छे से देख लो, रट्टा मार लो, ये तो प्रीवियस ईयर का सवाल है, बार बार पूछ रहा है ये चीज। ठीक है, अब आ जाओ सेल्स पे। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल्स हैं, सेल्स में तुम्हें कौन से ग्राफ मिलेंगे? मोटा मोटा 3 ग्राफ मिलेंगे। एक बेटा E वर्सेस R का, E वर्सेस R के ग्राफ में तुम देखोगे कि जो EMF है वो R पे डिपेंड ही नहीं रहता, इसलिए ये कांस्टेंट है। दूसरा तुम्हारे पास ग्राफ आता है V वर्सेस R का, ये ग्राफ तुमको कुछ ऐसा मिलेगा। और उसके बाद जो तुम्हारे पास ग्राफ आता है वो होता है VI का ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ तुम्हारे पास अवेलेबल हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें मैंने तुम्हें रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स दिखाए और सेल्स के ग्राफ दिखाए। इसका याद कर लो,
कुछ समय नहीं लगेगा, मेरे साथ देखते रहो, बनाते रहो और याद हो जाएगा। ठीक है, 2 बार इनको बनाओगे ना अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये ग्राफ्स खत्म। नेक्स्ट आते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म के टॉपिक। अब मैग्नेटिज्म के टॉपिक में ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहीं की डेरिवेशन टाइप दे रखी थी, लेकिन न्यूमेरिकल दिया हुआ था और न्यूमेरिकल से कहा था ग्राफ रिड्यूस करना है। ठीक है, तुम्हारे पास एक गोल सा, ध्यान से देखो, एक ऐसा गोल सा तुम्हारे पास एक वायर है। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि इस वायर पे के इसके एक्सियल पॉइंट पे कितनी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जैसे जैसे तुम यहाँ से इसके पास जाओगे और फिर इधर से बाहर निकल जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी होगी। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी होती है। ठीक है, दूर जाओगे तो कम मिलेगी, पास आते जाओगे तो बढ़ती जाएगी, और फिर उसके बाद खटाक से फिर से डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ से पार निकल जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड याद है ना तुम्हें? सोलेनॉइड तो याद होगा भाई। सोलेनॉइड क्या था? ऐसा होता था ना, सोलेनॉइड ऐसा होता था ना। अब इस पर तार लपेटते थे अपन, इस पर तार लपेटते थे ऐसे, डर टंग 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 टंग, ये तुम्हारा सोलेनॉइड बन गया, ये सोलेनॉइड बन गया। तो अब इस सोलेनॉइड का ग्राफ आ सकता है। सोलेनॉइड में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलती है? यहाँ बीच में, सेंटर पे, दोनों एंड्स पे आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। देखो 1/2 हो जाती है, ये भी होता है 1/2, यहाँ भी आधी हो जाती है। तो इसका ग्राफ तुमको कुछ ऐसा मिलता है। इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, तो बेटा पता होना चाहिए। सोलेनॉइड का ग्राफ यहाँ खत्म। इसके बाद तुम्हारे पास कौन कौन से ग्राफ है? इसके बाद डायरेक्शन, इस पे है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग कंडक्टर। बेटा कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, बिल्कुल आ सकता है, बहुत बेसिक ग्राफ है। तो ये ग्राफ भी तुम्हें याद होना चाहिए। मैं इन ग्राफ्स को अभी मैं फिर बता रहा हूँ कैसे हुआ ये सारा, ये कैसे आया, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट ग्राफ दिखाने हैं कि तुम देखो और इनको याद करो, देखो और याद करो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर शॉर्ट क्वेश्चन बेटी भैया यहां से जो आने वाला है वो तुम्हारे पास, ये प्रॉपर्टीज में फर्क पूछा जाता है कि इन प्रॉपर्टीज में फर्क बता दो, और इनके ग्राफ्स तुम्हारे सामने हैं। और ये ग्राफ है सस्पेक्टेबिलिटी का। बेटा जितनी भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उसकी जो सस्पेक्टेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है तुमको, इंडिपेंडेंट होता है। पैरामैग्नेटिक का कुछ ऐसा और फेरोमैग्नेटिक का कुछ ऐसा, ज्यादा फेरोमैग्नेटिक का स्टीप मिलेगा तुमको। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ्स अवेलेबल हैं इन तीनों के। यहां से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है और इसमें कुछ खास है नहीं, इसको याद कर लो। और इनके बेटा वो याद जरूर करना कि इनके इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं, 7-8 डिफरेंसेस मैंने तो अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को समझाए हैं, करवाए हैं, वो जरूर याद करना। इस पूरे चैप्टर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म होता है। आता है हमारे 6th चैप्टर विच इज EMI। तो EMI में तुम्हारे पास कोई ग्राफ नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, फिर नहीं तो कोई ग्राफ नहीं है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे आते हैं। नो ग्राफ नो ग्राफ नो ग्राफ। तो आते हैं हमारे पास हमारे फेवरेट चैप्टर विच इज अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट में बेटा दिस इज द चैप्टर। अल्टरनेटिंग करंट में तुम्हारे पास कौन कौन से ग्राफ है? ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले तो तुम्हारे पास आ जाते हैं प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटर का ग्राफ, मतलब सर्किट्स आ जाते हैं। इनका ग्राफ और इनका वेव डायग्राम तुम्हें आना चाहिए। इनका ग्राफ और वेव डायग्राम आना चाहिए। सर कैसे बनाए? सर बुक में तो पता नहीं क्या दे रखा है, कैसे करें? अरे मारो गोली, तुम ये देखो, तुम ये देखो। अगर प्योर रेजिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं, तो वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं। ठीक है। प्योर इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या आता है? इंडक्टर में तो आई आता है, आई इंडक्टर में आई। तो आई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट से। तो इंडक्टर में करंट आई आता है, बस याद रख लो। पीछे आई पीछे, बस ये याद रख लो। तो इंडक्टर में जो करंट है वो पीछे चलता है वोल्टेज से। तो इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। ये प्योर इंडक्टर का है। ऐसे नहीं बनाना चाहता सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तो भाई तू ऐसे बना ले। ये आई इससे पीछे ही रहेगा 90 डिग्री पे। अब इसको मैं ऐसे घुमा लूं तो यही तो बन जाएगा, ये याद रखो। और कैपेसिटर में इसका उल्टा बना लो, करंट को आगे कर लो, खत्म भाई। बस इतना तुम्हें आना चाहिए। तो ये ग्राफ्स यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा तुम्हारे पास आ जाता है प्योर RLC। प्योर RLC क्या हो गया सर? आपको क्या बोल रहा हूँ गलत? चल RLC सर्किट, प्योर RLC क्या होता है भाई? है
तो बेटा देखो हमारे पास फिर नेक्स्ट ग्राफ है अब तुम्हारा आरएलसी नेटवर्क का ग्राफ। आरएलसी नेटवर्क में तुम्हारा देखो तो ये ग्राफ जो है इसका रिजल्टेंट बना रखा है, जो लग रहा है कि थोड़ा सा हायर इंडक्टिव साइड पे है। इसके बाद बेटा तुम्हारे पास एक इंपेडेंस ट्राइंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप cos फाई, तुम जो cos फाई और tan फाई निकालते हो ना, cos फाई इज r बाई z पावर फैक्टर और tan फाई इज एक्सएल माइनस एक्सएल कह रहा हूँ ये एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये जो निकालते हो तो ये सारा इसी ग्राफ से आता है। आगे जाके इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो ऐसे तुम्हें पावर ट्राइंगल भी मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा बेटा दो ग्राफ हैं जो तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। एक है तुम्हारे पास ये ग्राफ जो यहाँ से पूछा जाता है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ट्रेंड है कि जो रिएक्टेंस है इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है। फॉर्मूला याद है ना, एक्सएल इज 2 पाई एफ एल और एक्सी होता है 1/2 पाई एफ सी। तो फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक्सएल डायरेक्टली और ये इनवर्सली। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, बस ये एक बेसिक सा ग्राफ है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल, और ये कहानी चलती जाती है, लाइट आगे बढ़ती जाती है। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट बुक होती है खत्म। इसके बाद आते हैं बेटा तुम्हारी सेकंड बुक पे, और सेकंड बुक का पहला ही चैप्टर जो है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स। बेटा रे ऑप्टिक्स में मैंने बता रखा है कि तुम्हारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, वो डेरिवेशन पक्का आएगी। एटमॉस्फेरिक क्या गया जो रिफ्रैक्शन है एट स्फेरिकल सरफेस वो बेटा पक्का आने वाला है, और उसके साथ साथ प्रिज्म की डेरिवेशन पक्का आने वाली है, जिसमें तुमसे पूछा जाएगा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे वेरी करता है। याद रखना ये कटोरी बनानी है जो हल्की सी टेढ़ी है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि गलत बना दी है, टेढ़ी ही बनानी है। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स में बस यही है ग्राफ के नाम पे और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आते हैं बेटा विच इज योर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर तुम ग्राफ देखोगे तो वाईडीएससी और बेटा डिफ्रैक्शन के इंटेंसिटी के ग्राफ तुम्हें मिलेंगे। बेटा वाईडीएससी में देखो इंटेंसिटी जो है वो सेम रहती है और डिफ्रैक्शन में डाइंग इंटेंसिटी है, मतलब खत्म सी हो रही है। प्रैक्टिकल में देखो तो तुम्हें यही मिलेगा, है ना, अलग अलग तो हो नहीं पाते ये दोनों एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हें देखा जाए तो ऐसा सही ग्राफ मिलेगा। तो वेव ऑप्टिक्स में तुम्हें बेटा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11 विच इज योर डुअल नेचर। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में डुअल नेचर के ग्राफ भर भर के करवाए हैं बच्चों को, आपके लिए भी मैंने कुछ ग्राफ्स डाले हैं, लेकिन वो सारे ग्राफ नहीं है, एक आधा ग्राफ शायद मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि वो जेई और नीट के लेवल का है, तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर भी मोस्ट ऑफ द ग्राफ यहाँ हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करा गया था उसमें देखिए फोटो करंट और इंटेंसिटी का एक ग्राफ आपको मिलेगा। फिर फोटो करंट और पोटेंशियल के आपको देखा जाए तो दो ग्राफ मिलेंगे, एक अलग अलग इंटेंसिटी पे और एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। तो ये ग्राफ्स हमें पता होना चाहिए। अब ये एग्जैक्टली ऐसा कैसे बनता है ये मैं नहीं बता रहा ना अभी, क्योंकि ये बहुत यार डिटेल्ड है, फिर इसमें बहुत टाइम जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें कम से कम टाइम में चीज़ें याद करनी है। तो ये ग्राफ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर दो और ग्राफ हैं जो बेटा आपको मिल जाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और एक और ग्राफ है, तो इसको ज़रूर देख लेना कि ये कैसे मतलब याद होना चाहिए तुम्हें। इस टाइम पे मैं तुम्हें अभी ये हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं भी समझ आ रही ना, फिर भी उसको याद कर लो, एक बार याद कर लो। समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट याद कर लो। और अगर तुम्हारा हालत मेरे जैसी है कि जब तक समझ में नहीं आती कोई चीज़ तो याद नहीं हो सकती, तो उसके लिए बेटा टाइम लगेगा, उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी ये ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जो आने वाले हैं। उसके बाद डी ब्रॉय वेवलेंथ का बेटा एक ग्राफ है, ये देख लेना, इतना नहीं पूछा जाता, बट जब किस्मत गोबर से लिखी होती है तो ऐसे ग्राफ आ जाते हैं भाई एग्जाम में, तो इसको भी देख लेना, ठीक है ना। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पर डुअल नेचर खत्म। आ जाते हैं हमारे चैप्टर एटम्स में। तो ये देखिए एटम्स जो बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करवाया था रदरफोर्ड ने अपने दो चेलों के साथ, है ना, तो वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि जो नंबर ऑफ स्कैटरिंग जो पार्टिकल्स हैं वो उनका स्कैटरिंग एंगल के साथ पूरा का पूरा ग्राफ दे रखा है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो एटम्स में से यही इंपॉर्टेंट है। आते हैं न्यूक्लियाई में। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है न्यूक्लियाई का, बार बार पूछा जाता है, पिछले साल तो आया भी था एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ वेरिएशन, क्यों तुम्हें इधर फिजन और इधर फ्यूजन मिलता है, क्यों 50 से 80 के बीच में स्टेबल रहते हैं, मोस्ट स्टेबल कौन है ना, आखिरी स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें इसको पूरा डिस्क्राइब करना ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक स्टेबिलिटी का ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का,
11वीं में भी ऐसा ग्राफ हमने कर रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 ग्राफ बेटा यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हें बेटा आने चाहिए। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़, ये चैप्टर भी होता है खत्म। आते हैं हमारे आखिरी चैप्टर विच इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में ध्यान से देखो तो बेटा डायोड के तुम्हें 2 ग्राफ पता होने चाहिए, एक तो फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम की क्या वैल्यूज हैं, क्यों ये थोड़ा बहुत भी जो करंट मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ के साथ ये आइडियल डायोड का जो ग्राफ है वो तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो रेक्टिफायर है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के जो काम आता है बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जब पॉजिटिव पार्ट है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस है तुम्हें मिल जाता है। लेकिन जब ये रिवर्स बायस होता है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो तुम्हें रिवर्स बायस में ये काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ओपन सर्किटेड हो जाता है और तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तो तुमको ऐसा ग्राफ मिलता है। फुल वेव में ये दिक्कत नहीं है, फुल वेव में तुम्हें पूरा का पूरा ग्राफ मिल जाता है। इसके अलावा ये तो बहुत गहरा कुआं है ना, इसमें तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर भी है, फिर आगे इंजीनियरिंग में देखो तो क्लिपिंग क्लैंपिंग सर्किट एंड व्हाट नॉट। इसमें तो मतलब अनंत है यार, ये तुम जितना पढ़ोगे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, तुम्हें उतना ही नहीं आता। जितना पढ़ते जाओगे समझ आ जाएगा तुम्हें कुछ नहीं आता है ना। जिसको बहुत कम आता है ना उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो जितना पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं आता यार, कितना कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। ये सारे चैप्टर्स, ये सारे ग्राफ्स होते हैं यहाँ पर खत्म। ये तुमने कर लिए तो बेटा गारंटेड है जो तुम्हारा टारगेट है 70 में से 70 उसके बहुत करीब हो जाओगे। और जाने से पहले अगर तुमने इस चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचाओ, जो बेचारे परेशान हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तुम अगर और परेशान हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, अपने क्वेश्चंस डालो, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और टेंशन नहीं लेनी है ना, एग्ज़ाम की तरह लो, ठीक है। बाय।